हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं। आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम सिंप्लेक्स मेथड की देखेंगे। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में बढ़ने से पहले पिछली बार आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिया गया था कि इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। तो बताइए, आप सबने तो ट्राई किया होगा, क्यों? और एलपीपी linear programming problem may have number of solution। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो ऑल ऑफ दिस, वन भी पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस, या फिर कोई रीजन फिजिबल रीजन में आता ही नहीं है, तो उस केस में जीरो सॉल्यूशन। A linear programming problem has many infinite number of solutions। May you help me to understand why this occurring? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस केस में आता है? तो सपोज कीजिए कि आपका कोई फिजिबल रीजन ये आ गया, फिजिबल रीजन आ गया। अगर z इजकल टू ax प्लस by, अगर इसका स्लोप इसके स्लोप से मैप कर गया, ये वाले स्लोप से इस वाले स्लोप से मैप कर गया, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे z का वैल्यू सेम होगा। तो क्या मतलब है कि मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी आ सकता है जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप कंस्ट्रेंट के इक्वल हो जाए, कंस्ट्रेंट के स्लोप के इक्वल हो जाए, के स्लोप के इक्वल हो जाए। लेकिन ये कौन सा कंस्ट्रेंट होगा? तो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होगा। सपोज कीजिए कि किसी ऐसे कंस्ट्रेंट के स्लोप के इक्वल हो गया जो कि फिजिबल रीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये भी है, तो ये फिजिबल रीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, तो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के इक्वल होना चाहिए। थर्ड क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंट कंस्ट्रेंट? तो वही कहा इस एग्जांपल में। ये देखिए, ये हो या फिर ना हो, हमारे सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, हमारे फिजिबल रीजन में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो अननेसेसरी है। अननेसेसरी है, नो नॉट नो इफेक्ट ऑन फिजिबल रीजन। तो ये था आपके पहले, इससे पहले जो पढ़े थे ग्राफिकल रीजन में, ग्राफिकल मेथड में लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का तरीका, उसके रेस्पेक्ट में ये आपका सॉल्यूशन है। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स मेथड तो ये टैबुलर फॉर्म है। हम सेम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड के टर्म में से हम सॉल्व करेंगे। गिवन अ सिस्टम ऑफ m linear equations with n variables, so m equations and n variables। अगर m इक्वेशन है और n वेरिएबल है और m इज लेस देन n है, तो आप कितने इक्वेशंस, कितने वेरिएबल को आप सॉल्व कर सकते हो? सीधी सी बात ये है। तो आप कितने वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो? तो जितना इक्वेशन है उतने वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। m नंबर ऑफ इक्वेशन है, इसका मतलब है कि m वेरिएबल को तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसका वैल्यू तो निकाल सकते हो, लेकिन किसके टर्म में? तो n माइनस m वेरिएबल्स के टर्म में। तो हम इसी n माइनस m वेरिएबल्स को सिंप्लेक्स में इनिशियल वैल्यू के लिए हम जीरो पहले तो सपोज करते हैं। तो ये n माइनस m हम किस किस को सपोज करें कि कौन कौन सा जीरो होगा? तो देखिए, हमारे पास कितना, any solution that is obtained by solving m variables, solving for m variables keeping the remaining n minus m variables zero, यहाँ पे देखिए, is called the basic solution। तो m वेरिएबल को जो हमने सॉल्व करने का कोशिश किया है उसी को बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं।
Such m variables are called basic variables. बेसिक वेरिएबल्स एंड द रिमेनिंग आर कॉल्ड, यानी कि जो n माइनस m बच गया उसको नॉन बेसिक, जिसका वैल्यू हम लोग कितना देते थे, इक्वेट करते थे, 0 इक्वेट करते थे। अब n माइनस m, या फिर ऐसा कहे कि ये m वेरिएबल जो है वो तो हम कोई भी चूज कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से सोचे तो हमारा नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस बहुत हो सकता है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल n है और इक्वेशंस m है, और इक्वेशन n वेरिएबल्स में से मैं m वेरिएबल का ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इस हिसाब से सोचे तो कौन कौन से m वेरिएबल्स का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके हिसाब से सोचे तो हम ओ n का जो m का जो पार्ट है वो बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है, मैं इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके कि n वेरिएबल्स में से कोई भी m वेरिएबल मैंने लिया और उसको सॉल्व किया और बाकी को मैंने 0 पुट कर दिया। तो n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इनटू n माइनस m फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, बेसिक सॉल्यूशंस है। ऑल बेसिक वेरिएबल्स जो भी m है वो नॉन नेगेटिव होते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। तो बेसिक वेरिएबल्स तो समझ गए, बेसिक सॉल्यूशन समझ गए। बेसिक सॉल्यूशन क्या था, तो ये m वेरिएबल का जो वैल्यू निकल रहा है वही बेसिक सॉल्यूशन है। देखिए बेसिक सॉल्यूशन जो हम m के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो दो तरीके का होता है, नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट में क्या कहते हैं कि नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल, यानी कि बेसिक वेरिएबल मतलब कि m में से कोई भी बेसिक वेरिएबल, m में से कोई भी वेरिएबल आपका 0 हो जाए। नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल आर 0। m में का कोई भी वेरिएबल जो आपने m चूज किया है बेसिक वेरिएबल के लिए, उसमें से कोई भी वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली m पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ m, exactly m positive values of xi for xi is equal to 1 to 3 and non negative तो होता ही है ये आपका बेसिक वेरिएबल। डीजेनरेट क्या हो जाएगा, तो डीजेनरेट इन जो बेसिक सॉल्यूशन है उनमें से कोई एक, नहीं तो एक से ज्यादा आपका सॉल्यूशन के टर्म में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब ये हो सकता है। तो एक डीजेनरेट सॉल्यूशन है। डीजेनरेट सॉल्यूशन में से m वेरिएबल का आपका पॉजिटिव सॉल्यूशन ही आता है नॉन डीजेनरेट में। और डीजेनरेट में क्या आता है, तो इसमें से कोई ना कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल तो 0 होगा ही होगा। तो इसमें क्या दिक्कत आता है नॉन डीजेनरेट, तो इससे पहले भी हम लोगों ने n माइनस m वेरिएबल्स को तो हमने इक्वेट किया ही था 0, और कुछ और भी जीरोस बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये डीजेनरेट सॉल्यूशंस है। सिंपलेक्स मेथड क्या है, सो इट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर in which we proceed in a systematic manner from an initial feasible solution until in certain number of steps we reach the optimal solution। तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया, कुछ बेसिक सॉल्यूशन के साथ गए और कुछ ऑप्टिमम सॉल्यूशन उसका एजेंट आया। फिर से इस या तो ये ऑप्टिमम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो हम सेकेंड स्टेप में बढ़ेंगे। तो इस सेकेंड स्टेप में हमारा बेसिक सॉल्यूशन कुछ और हो जाएगा और इस बेसिक सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जेड कुछ और हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते जा रहे हैं कि कब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम होगा। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड बाय सिंप्लेक्स मेथड, the existence of an initial basic feasible solution is always assumed। तो हमने यही कहा कि m और n माइनस m, इसको इस नंबर ऑफ वेरिएबल्स को तो हमने हमेशा 0 कहा है ना। तो यही हम एज्यूम करने की बात करते हैं कि हम इनिशियल वैल्यू
तो हमेशा एज्यूम कर लेते हैं कि इस नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हमने जीरो कहा है। तो ये सब जब हम एग्जांपल करेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे और इस पे फिर से वापस आएंगे, फिर से बैक एंड फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक हम समझ ना जाए। तो इसका भी फॉर्मुलेशन कैसे होगा, तो जैसे कि ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने फॉर्मुलेशन किया था वैसे ही इस पे भी करेंगे। तो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज जेड, अगर सपोज कीजिए कि आपको मिनिमाइज का प्रॉब्लम आ गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको हम चेंज कर देंगे कि मैक्स माइनस ऑफ मैक्सिमम ऑफ माइनस जेड। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में नेगेटिव लगा दो तो ये मिनिमाइजेशन का केस आ जाएगा। तो पहले हमें सिंप्लेक्स मेथड के लिए मैक्सिमाइजेशन को लेकर कंसीडर करना है कि आगे चलना है। जब हम ये सीख जाएंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे डेल्टा आई आता है वहां पे मैक्सिमाइजेशन के लिए हम बात करते हैं क्या कि ये मैक्सिमम नेगेटिव हो। जब अगर आपने मिनिमाइजेशन अच्छे से सीख लिया है सिंप्लेक्स मेथड, तो अगर आप मिनिमाइजेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आप कह दो क्या कि डेल्टा आई जो हम पहले कंसीडर करते थे मोस्ट नेगेटिव, अब मोस्ट पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे। माइनस का ही तो बात है, मोस्ट नेगेटिव मोस्ट पॉजिटिव। तो ये तो खैर बाद की बात है, जब हम पढ़ेंगे तब। तो जब तक हमने पढ़ा नहीं है, जब तक हमने सीखा नहीं है, हम पहले कंसीडर करके चलेंगे कि हमारा सिंप्लेक्स मेथड जो है वो मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसमें मैक्सिमाइजेशन का ही है। फिर से सेकेंड स्टेप क्या है कि ऑल द रिसोर्स वैल्यूज शुड बी नॉन नेगेटिव। रिसोर्स वैल्यू जैसे कि इसमें देखिए ये क्या है, नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव बनाना है, यानी कि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और ये नॉन नेगेटिव भी आ गया। तो रिसोर्स वैल्यू हमने पॉजिटिव कर दिया, रिसोर्स वैल्यू हमने पॉजिटिव कर दिया या फिर जीरो कर दिया। फिर से all the inequality of the given constraint should be converted into equality। तो जितने भी इनइक्वालिटी है उन सब को हमें इक्वलिटी में चेंज करना है। जैसे कि 7x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब है कि 7x1 प्लस x2 में अगर कुछ ऐड करोगे, में अगर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो ये 90 के इक्वल पहुंच सकता है। तो कुछ हमने पॉजिटिव वैल्यू इसमें ऐड किया है। सो दिस काइंड ऑफ मतलब कि ये कम है, उस नंबर से एक कम है। तो दिस काइंड ऑफ वेरिएबल वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज स्लैक वेरिएबल, दैट इज नोन एज स्लैक वेरिएबल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कम था, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा भी हो। इसका मतलब है कि उसमें से कुछ क्वांटिटी हटा दो, तो इसमें से कुछ क्वांटिटी हटा दिए तो कुछ ज्यादा था ना, तो ज्यादा कहने ही से लगता है क्या कि ये सरप्लस वेरिएबल है। तो सीधी सी बात है कि जब ग्राफिकल अप्रोच में जो हम इनइक्वालिटी में ही फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेते थे, इस केस में अगर सिंप्लेक्स के थ्रू जाना है तो आपको वेरिएबल ऐड करने होंगे। कौन से वेरिएबल ऐड करने होंगे, तो x1 x2 तो पहले ही से ही है डिसीजन वेरिएबल, फिर से स्लैक वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल आपको ऐड करना होगा। वो किसके डिपेंडिंग है, तो वो मिनिमाइजेशन का है या फिर लेस देन इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है। और कंस्ट्रेंट में भी रिसोर्स वैल्यू आपको क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से हम चार्ट बनाते हैं। ये हमने सिर्फ एक टेबल बनाया है, ये इटरेशन फर्स्ट, ये पूरे के पूरे एक इटरेशन के लिए है। तो फॉर्म द इनिशियल चार्ट टेबल, तो ये आपका देखिए ये C1 C2 C3 या फिर 0 0 है, जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो प्रॉफिट कॉफिशिएंट होता है वो है प्रॉफिट कॉफिशिएंट। ये ये जो बेसिक सॉल्यूशंस हमने माना है उसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट कॉफिशिएंट क्या है, उसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट कॉफिशिएंट क्या है, रिसोर्स वैल्यू क्या है, और ये
कंस्ट्रेंट का जो कॉफिशिएंट आता है, कंस्ट्रेंट का जो कॉफिशिएंट आता है, ये कंस्ट्रेंट का कॉफिशिएंट क्या है। अब बेसिक सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आप देखिए, तो अगर आपने S1 और S2 का ये निकाला, तो बेसिक के रेस्पेक्ट में ये हमेशा हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये एक चेक करने का तरीका भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये चेक करने का ही तरीका है कि S1 है, S2 है, तो इसको आप ऑर्डर में उसका कॉलम लिखिए। तो ये ऑर्डर में कॉलम लिखेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया क्या। तो अगर ये आया तो इसका मतलब है कि इसको भी हम एक चेक पॉइंट रख सकते हैं। बाकी ये XP क्या है, तो ये किसी के कैलकुलेशन से आता है। ZJ क्या है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये इस रिसोर्स वैल्यू पे इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और ये नेट इवैल्यूएशन पॉइंट CJ। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे पता चल जाएगा। इसमें ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा गया है, हमने सबसे पहले सिंप्लेक्स में देखिए कि मैक्सिमाइजेशन के लिए बात किया है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन के लिए बात किया है। अगर आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो पहले उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए, तब आगे प्रोसीड कीजिए। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए आप ध्यान रखिए, तो हमने नेट इवैल्यूएशन के रेस्पेक्ट में कुछ बात किया है। इफ ऑल नेट इवैल्यूएशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। अगर इस रो में जितने भी वैल्यू आपको मिले हैं, जितने भी आपको वैल्यू मिले हैं, ये सब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, तो ये जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है, जो यहाँ पे Z आएगा, वो आपका ऑप्टिमम है। किस केस में, तो इस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के इस कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, कहीं पे नेगेटिव भी वैल्यू आता है, अगर नेगेटिव वैल्यू आता है इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमम नहीं है, हमें नेक्स्ट स्टेप में मूव करना होगा। नेक्स्ट टेबल मतलब कि ये इटरेशन फर्स्ट के लिए टेबल अगर हमने बनाया, ये हमने इटरेशन 1 के लिए हमने टेबल बनाया, तो वैसे ही अब हमें सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन में जाना होगा, लेकिन किसके डिपेंडिंग, तो इसके डिपेंडिंग जाना होगा कि ये लेस देन आता है क्या, कि नेट इवैल्यूएशन ना जो रो है उसमें कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू आती है क्या। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो सपोज कीजिए कि हमें ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिला, तो हम नेक्स्ट टेबल में कैसे मूव करेंगे, कैसे किसी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो ये स्लाइड इसी के बारे में है। तो चूज द मोस्ट नेगेटिव, तो पहले तो आपको नेगेटिव आ गया, अब आपको बात करना है कि उस रो में जो मोस्ट नेगेटिव है of neat evaluation, that column variable will be entering। तो अगर मोस्ट नेगेटिव मान लीजिए कि यहाँ ए वाला मोस्ट नेगेटिव आ गया, ए वाला कहीं एलिमेंट था वो मोस्ट, तो ए कॉलम आपका जो होगा वो एंट्री करेगा, ऐसा बोला गया है। तो ये कॉलम का एंट्री का मतलब क्या हुआ कि x2 एंट्री करेगा। किसकी जगह पे एंट्री करेगा, तो या तो S1 की जगह पे एंट्री करेगा, S2 के जगह पे एंट्री करेगा। तो पहले तो x2 मुझे मिल गया, x2 कैसे मिला, तो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट क्या है। अब S1 S2 के लिए हम क्या करेंगे, तो एक कॉलम के रेस्पेक्ट में हमने बात की है, वैसे ही कुछ रो के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो पहले तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे। इन केस ऑफ सेम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, अगर दो नेगेटिव वैल्यू आ गया तो आपके पास क्या है कि आप कोई भी एक सिलेक्ट रैंडमली कीजिए। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ entering variable is less than equal to 0 then the solution is unbounded। entering variable का मतलब क्या है कि अगर AE12 मतलब कि जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है उस कॉलम के का हर एक मेंबर वो A12 A22 अगर नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ, हर एक मेंबर अगर नेगेटिव हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड केस में इफ at least one of them is greater than 0 then it will be entering variable। तो इसमें से इंटरिंग वेरिएबल के लिए कोई ना कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए आपका।
कोई ना कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए। फिर से देखिए कंप्यूट एक्सपी, एक्सपी कहाँ आया था, एक्सपी बाई क्या था, कंप्यूट करने के लिए बताया गया है, कंप्यूट एक्सपी बाई रिप्लेसिंग कॉलम एलिमेंट, रिप्लेसिंग कॉलम एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो। तो ये देखिए यही है रिप्लेसिंग कॉलम एलिमेंट सारे। तो ये एक्सपी की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमने ये चूज कर लिया ए कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एक्स बी यानी कि बी वन अपॉन ए वन टू, नहीं तो बी टू अपॉन ए टू टू, ये आ जाएगा आपका। लेकिन इसमें ये है कंडीशन कि ये आपका ग्रेटर देन जीरो नहीं होना चाहिए या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया या फिर नेगेटिव आ गया तो हर एक सॉल्यूशन, हर एक के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, कोई भी पॉजिटिव नहीं है तो आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन कोई पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जाइए। अगर यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल गया तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हमें की कॉलम मिल गया, की कॉलम ये मिल गया था, यानी कि x2 इंटर करेगा, a इंटर करेगा, x2 इंटर किएगा करेगा तो फिर से बाहर कौन जाएगा, एग्जिट कौन करेगा, तो इन दोनों में से जो मिनिमम पॉजिटिव होगा, इन दोनों में से जो मिनिमम पॉजिटिव होगा वो हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो विल बी डिसाइडेड एज की रो। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू अगर इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको कहेंगे क्या, तो सपोज कीजिए कि ये वाला मिनिमम हो गया, तो इसका मतलब है क्या कि H2 एग्जिट करेगा, एग्जिट करेगा, X2 जाएगा और X2 इंटर करेगा और S2 एग्जिट होगा, वहां से जाएगा। फिर से आगे डिसाइडिंग क्या है, intersection of the element at intersection of key row and key column is called as key element। तो हमने क्या किया है कि ये मेरा की रो, की कॉलम आया है और ये की, और ये वाला की रो आया है, तो इंटरसेक्शन क्या है, A22। तो इस केस में A22 आपका की एलिमेंट हो गया, की एलिमेंट हो गया। From a new basic solution, from a new basis, by dropping the living variable and introducing the entering variable। living variable क्या है, तो अभी हम अपने केस में मान लिए हैं क्या, s2 और entering variable x2 along with the associated value under cd cb column। तो उसका जो प्रॉफिट कोफिशिएंट है उसके साथ convert the leading element to unity, लीडिंग एलिमेंट यानी कि जो की एलिमेंट है वो, बाय डिवाइडिंग द की इक्वेशन बाय की एलिमेंट, ऑल अदर एलिमेंट्स इन इट्स कॉलम टू बी जीरो बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसको जब हम एग्जांपल के टर्म में देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो रिपीट अंटिल ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, नहीं तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमें सिंप्लेक्स मेथड से काम करना था। सिंप्लेक्स मेथड हम किसके लिए अभी तक देखे हैं, मैक्सिमाइजेशन के लिए, मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन है मेरा, इसमें कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट में दो कंस्ट्रेंट है, ये डिसीजन वेरिएबल, लेकिन ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, हमें सबसे पहले इसको इक्वालिटी में लाना होगा। तो ये कम है, इसका मतलब कि स्लैक, तो यानी कि कुछ हम स्लैक ऐड किए पॉजिटिव क्वांटिटी, और सेकेंडली स्लैक कम किए कुछ ऐड किए, ताकि ये इनइक्वालिटी लेस देन से इक्वल टू में आ जाए, लेस देन इक्वल टू से इक्वल टू में आ जाए। तो हमने कुछ स्लैक, दो स्लैक वेरिएबल S1 S2 स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है, स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर ये स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है तो इसका मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो x1 x2 में था, अब इसमें s1 और s2 से भी आ जाएगा। लेकिन इसमें
हमने तो ये माना है, तो ये इसका प्रॉफिट कॉफिशिएंट क्या मानेंगे, हम 0 मानेंगे, ताकि ये कुछ नंबर में भी आ जाए तो हमें प्रॉफिट के टर्म में कुछ अफेक्ट ना करे, कुछ अफेक्ट ना करे। और स्लैक वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, ग्रेटर देन 0। हमने टेबल कैसे बनाना स्टार्ट किया था, तो हमने बेसिक सॉल्यूशन को, ये पहले कहा, इस बेसिक सॉल्यूशन को आप समझने के लिए ऐसा मान लो इस दोनों इक्वेशन में कि आपने x1 इक्वल टू 0 कहा और इनिशियल सॉल्यूशन, और x2 इक्वल टू 0 कहा। तो x1 और x2 अगर 0 0 हो जाएगा तो x1 0 हुआ, x2 0 हुआ, तो s1 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यही है s1 के रेस्पेक्ट में 4, और अगर ये दोनों 0 होगा तो s2 इक्वल टू कितना हो गया 2। फिर से s1 का प्रॉफिट कॉफिशिएंट देखिए यहाँ पे, ये 0 और ये 0, तो प्रॉफिट कॉफिशिएंट 0 और 0, बेसिस हो गया, ये x भी हो गया। अब वेरिएबल लिख रहे हैं, डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 s1 और s2 है। इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रॉफिट कॉफिशिएंट है वो 3 2 0 0, वो यहां से देखिए 3 2 0 0 है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ ना जाए इसलिए मैं दूसरा कलर चूज करता हूं, सपोज दिस। अब मुझे क्या करना है, तो इस इक्वेशन को पहले तो हमने जो इक्वेशन लिखा है उसको तो पहले लिख दूं मैं। तो देखिए पहले इक्वेशन के रेस्पेक्ट में कॉफिशिएंट क्या क्या है, तो x1 का 1, x2 का 1, s1 का 1 और s2 का कितना आएगा 0, तो यानी कि 1 1 1 0। इसमें कितना आया होगा, x1 का 1, x2 का -1, s1 का 0 और s2 का 1। तो यानी कि ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन को मैंने लिख दिया। अब मेरा क्या काम है कि इस बेसिक सॉल्यूशन पे, इस बेसिक सॉल्यूशन पे मतलब क्या है कि जब मेरा x1 इक्वल टू 0 है, x2 इक्वल टू 0 है, s1 इक्वल टू 4 है और s2 इक्वल टू क्या है 2 है। देखिए हमने पहले भी बात किया था अभी एनसीएम के बारे में, एनसीएम के बारे में, ये क्या बात करते थे कि m नंबर ऑफ इक्वेशंस है और n वेरिएबल है, तो आप कितने को सॉल्व कर पाएंगे, m को सॉल्व पाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग है n माइनस m उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे दो नंबर ऑफ इक्वेशन है, यानी कि m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 4, x1 x2 s1 s2, कितने को सॉल्व कर पाएंगे, m इक्वल टू 2 को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि हमने s1 और s2 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने की कोशिश किया है, m है ये। और जो बच जाएगा वो n माइनस एम बचेगा, इसका वैल्यू आपको कितना देना होगा, 0 देना होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में हमने x1 इक्वल टू 0 का इनिशियल सॉल्यूशन और x2 इक्वल टू 0 का, इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाला, तो s1 इक्वल टू 4 और s2 इक्वल टू 2, ये निकाला। तो ये बेसिक सॉल्यूशन आ गया, एक बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन एक बेसिक सॉल्यूशन ऑप्टिमम है कि नहीं है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो नीट इवैल्यूएशन रो पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए पहले जेड निकालते हैं। तो जेड का मतलब क्या है, प्रॉफिट कोएफिशिएंट इनटू दिस वैल्यू, इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, तो पहले हमने 4 के लिए बात किया, क्या है तो पहले हम इसके लिए बात कर रहे हैं 0 के लिए कि ये 0 कैसे आया, तो 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 आया होगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये 0 कैसे आया, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो ये 0 ही आ गया। वैसे ही 0 इंटू 1 0 इंटू -1, तो 0 आ गया, तो ये सबके सब 0 आ जाएंगे। तो cj माइनस zj, तो नेट इवैल्यूएशन रो को हम निकालेंगे zj माइनस cj, तो zj कितना था 0 माइनस 3, 0 माइनस 3,
0 माइनस थ्री, माइनस थ्री, 0 माइनस टू, माइनस टू, 0 माइनस 0, 0, 0 माइनस 0, 0 आ गया। तो इसमें हमें कैसे डिसीजन निकालना है कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा है। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, माइनस थ्री। माइनस थ्री मोस्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब कि ये वाला कॉलम जो होगा मेरा की कॉलम हो गया, यानी कि x1 अब इंटर करेगा। तो एग्जिट कौन करेगा, तो एग्जिट के लिए हमें ये वाला वैल्यू निकालना होगा कि ये क्या है। तो देखिए 4/1, 4/1 इक्वल टू 4 और 2/1 इक्वल टू 2। तो इसमें मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो यानी कि ये है, यानी कि जो एग्जिट करेगा वो कौन सा एग्जिट करेगा, तो एग्जिट करेगा x2, एग्जिट करेगा x2 और एंट्री करेगा x1। देखिए इसके एंट्री करने के लिए जो की एलिमेंट है वो 1 है यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी 1 बनाना था और गॉस एलिमिनेशन मेथड से इस रो में बाकी जितने आते हैं तो इसके हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो पहले इसको 1 बनाना था, तो पहले इसको 1 बनाना था। तो देखिए, तो S1 को बाद में देखेंगे। तो ये सेकेंड रो में जो ये वाला सेकेंड रो है जो एग्जिट कर रहा है उसकी जगह पे क्या आएगा, तो देखिए, तो सबसे पहले तो ये S2 की जगह पे, ये तो S1 तो होगा ही, इसका S1 का अपना एलिमेंट जैसा है वो तो होगा ही, लेकिन ये S2 के जगह पे अब क्या आ जाएगा, तो अब ये S2 नहीं रहेगा, ये अब X1 हो जाएगा। X1 की जगह पे क्या आएगा, तो X1 का प्रॉफिट कोएफिशिएंट कितना है, X1 का प्रॉफिट कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 0 था ही। उसके बाद अगर इसके केस में आया तो यहाँ पे 1 ही था, तो ये 2 का 2 ही रहेगा, फिर से 1 का 1 माइनस 1 का 1, 0 और 1 आएगा। अब ये आपका की एलिमेंट था, ये आपका की एलिमेंट था, इसके हेल्प से यहाँ पे 0 करना है, यानी कि S1 वाले रो से S1 को आप रिप्लेस कर दीजिए S1 माइनस X1 के रो से। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस 0, ये माइनस 1, ये आ जाएगा। तो देखिए ये आ रहा है कि नहीं, तो देखिए आप लोग बैक फॉरवर्ड करके देखिएगा, यहाँ पे ये x1 आ गया, x1 आ गया, s2 चला गया, एक की एलिमेंट था, इसमें सब कुछ वही है। हमने सेकेंड इसमें 2 कैसे लिख दिया, तो ये 4 था पहले, 4 माइनस 2 इसको 2 हो गया, 1 माइनस, यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस 1, फिर से 1 माइनस माइनस 1, 2 हो गया, 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1 ये था। तो फिर से वैसे ही इस केस में ZJ क्या होगा, मतलब कि इस केस में मतलब का क्या, तो इसमें बेसिक सॉल्यूशन क्या है, तो बेसिक सॉल्यूशन S1 इज इक्वल टू 2, X1 इज इक्वल टू 2, तो ये बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जो m वाला जो पार्ट है 2, तो n माइनस m वाला जो पार्ट होगा, n माइनस m वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, तो इसका मतलब कि x2 इज इक्वल टू 0 मैंने मान लिया और s2 इज इक्वल टू हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो ये हमने माना है बेसिक सॉल्यूशन, और ये तो ये देखिए, तो ये इसके हेल्प से हमने S1 वाले में, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसके हेल्प से इसको 0 करना है, तो ये Z1 के रेस्पेक्ट में आ गया ये वाली वैल्यू। Z1 कैसे आया, तो ये 3 कैसे आया, तो 0 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1, ये वाला माइनस 3 कैसे आया होगा, तो देखिए, तो 0 टाइम्स ऑफ 2, 0 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा बस। वैसे ही तो ये आ गया, तो फिर से 0 CJ माइनस ZJ माइनस CJ, तो ये 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 माइनस 3
और 2 -5, 0 - 0 0 और 3 - 0 3। तो ये तो पॉजिटिव है, हमें कंसीडर नहीं करना है, 0 कंसीडर। -5 को कंसीडर करना है हमें। तो ये हमारा की कॉलम हो जाएगा। की कॉलम मतलब कि x2 अब इंटर करेगा, तो x2 में ये -1 है, इसको तो हमें कंसीडर करना नहीं है। अब इस xb इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखेगा क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 था, यानी कि ये इससे 2, तो ये 1 आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा और यही एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि s1 एग्जिट करेगा और x2 आपका इंटर करेगा। तो x2 को मैंने इंटर करवाया, x2 को हमने यहां से इंटर करवाया। कैसे? और यहाँ का की एलिमेंट कौन सा है? तो ये 2 है, तो इसको हमें 1 बनाना होगा। तो यानी कि सारे कॉलम उस रो को हम 2 से डिवाइड कर दे। तो 2 को डिवाइड किया तो 1 0, 2 से डिवाइड किया 1 1/2 -1/2। और इस रो में इस कॉलम में इसके अलावा जो भी आ रहा है गॉस एलिमिनेशन से इसको 0 कर दे। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं क्या कि कैसे आएगा ये 0? तो इसको -1 कर दे, तो इस रो को इसमें -1 कर दे, या फिर ऐसा कहे कि हमारा जो x1 अब चेंज हुआ है वो क्या चेंज होगा? तो x1 माइनस s1 ये हमारा चेंज हुआ है। तो ये चेंज हुआ है हमारा। तो अब ये सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन में हम आते हैं। तो थर्ड इटरेशन में यहाँ पे हमें x1 और x2 मिला है। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या हुआ? तो आपका x1 कुछ आया और x2 आया। x1 क्या आया? 3 और x2 क्या आया? x1 आया 3 और x2 आया 1। तो ये बेसिक सॉल्यूशन, जो कि हमने कहा था कि जितना नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने का तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और बाकी जो n-m है वो जो 2 बच गया, वो s1 = 0 हो गया और s2 = 0 हो गया। तो इस दोनों इक्वेशन को, तो यहां से हमने क्या किया कि अब प्रॉफिट के टर्म में गए। तो ये 11 कहां से आया? तो ये 11 देखिए यहाँ पे, तो ये 2 × 1 प्लस 3 × 3, 9 2 11। ये 3 कहां से आया? तो 2 × 0 प्लस 3 × 1। 2 कैसे आएगा? 2 × 1 प्लस 3 × 0। 5/2 कैसे आया? 2 × 1/2 प्लस 3 × 1/2। हाँ, ये सबसे लास्ट में 1/2 कैसे आया? तो -1/2 × 2 प्लस 1/2 × 3। तो ये आ जाएगा। हमें क्या देखना है? नेट इवैल्यूएशन रो देखना है। नेट इवैल्यूएशन रो में हमने देखा कि ये 3 - 3 कितना आया? 0 आया, सही है। 2 - 2 0 आया। अब देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू बचा क्या? अब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं बचा, इसका मतलब है क्या कि यही सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमम है। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन का इस पॉइंट पे आने के बाद जो हमारा मतलब है वो क्या है? तो वो है कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन अभी क्या माने थे? तो x1 = 3 माने थे और x2 = 1 माने थे। 1 आ गया था। नॉन बेसिक सॉल्यूशन आपका s1 s2 = 0। इस पॉइंट पे z का वैल्यू कितना आया? तो z का वैल्यू देखिए यहाँ पे 11 आया, तो z का वैल्यू z = 11। तो ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 11 at x1 = 3 and x2 = 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो थोड़ा सा इटरेटिव है, आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को अनसॉल्व छोड़ता हूँ ताकि आप बनाओ। तो इसमें 3 वेरिएबल है, देखिए इसमें z is the function, objective function is the function of x1 x2 x3। देखिए ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है कि मैक्सिमाइजेशन का? तो मिनिमाइजेशन का है, तो पहले इसको मैक्सिमाइजेशन में आप चेंज कीजिए।
तो मैक्सिमाइजेशन में आप चेंज कीजिए और उस मैक्सिमाइजेशन को सॉल्व कीजिए और सबसे लास्ट में नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसमें देखिए सारे कंस्ट्रेंट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सारे कंस्ट्रेंट वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ स्लैक वैल्यू और स्लैक वैल्यू ऐड करेंगे। तो 3 स्लैक वैल्यू हमें ऐड करना होगा, S1, S2 और S3। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल बन जाएगा वो x1, x2, x3, s1, s2, s3 बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 3। और वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल 6 है। आप सॉल्यूशंस किसका निकाल सकते हैं, तो आप m नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो जिसका कुछ वैल्यू नॉन जीरो के टर्म में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। बाकी जिसको बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, बाकी n माइनस m का सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो जीरो होगा आपका। तो ये आप एक टेबल बनाइए। तो हमने अभी तक एक टेबल बनाया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही रो आया था, लेकिन आपके केस में क्या आएगा, पहला इनिशियल सॉल्यूशन S1, S2, S3 आएगा। ठीक है, इसका प्रॉफिट कोएफिशिएंट 0, फिर से इसका जो कंस्ट्रेंट वैल्यू है 7, 12 और 10। उसके बाद आप ट्राई कीजिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने का, धीरे धीरे, अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर से बैक में जाइए और फिर से देखिए। तो अगर किसी को ये आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जवाब दीजिए, और फिर से हम लोग कल से इसी क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसी सॉल्यूशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।